लर्निंग होती है एक तरह से। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मिड की बात होती है ऑटो इनकोडर्स। तो देखते हैं इसको जरा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे इसके कॉन्सेप्ट्स को और समझते हैं कि हम बेसिकली करेंगे क्या यहाँ पर। हम जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ ये है कि जिस तरह हम सुपरवाइज लर्निंग में अपने पास इस बात को थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि हम मतलब माइक्रो लेवल पे देखना है कि हमने बेसिकली हमें करके क्या दे रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, तो चीजें समझना आसान हो जाएंगी। कि हम आमतौर पे सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू जो है हमारे पास हम लेबल मैपिंग कराते हैं। इनपुट डाटा को हम आउटपुट डाटा के ऊपर जो है ना मैप कराते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिससे वो मैपिंग जो है वो सीख लेता है। और इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ डाटा होता है। और डाटा को मुख्तलिफ तरह से ट्रैवर्स करके मुख्तलिफ लॉजिक्स लगा के हम जो है वो उसकी क्लस्टर्स और दूसरी चीजें जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसका दरमियाना काम इस तरह से है कि भाई जनरेटिव में आपके पास डाटा मौजूद है, पर वो जो आउटपुट जनरेट करेगा, जो आउटपुट जनरेट होगा, यानी जिसको हम आमतौर पे सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स कहते थे, यहाँ लेबल्स तो नहीं बल्कि एक और डाटा जनरेट होगा, दोबारा से डाटा जनरेट होगा। ठीक है, और वो डाटा प्रीवियस डाटा को मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझ लें कि बहुत सारा डाटा मौजूद है, नया डाटा जनरेट हो रहा है। किस तरह डाटा जनरेट होगा, कोई मुझसे कहे तो क्या करूंगा मैं, अपने डाटा को जो है ना वो शफल करके नई चीज दे दूंगा, यार ये नई चीज आ गई। तो इस अब हम लेबल जनरेट नहीं कर रहे हैं, अब हम डाटा की ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के उन जैसा ही कोई रिकॉर्ड जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा से एक डाटा जनरेट हो रहा है जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं कि एक फेक डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। इमेजेस बहुत सारी होंगी, तो क्या होगी भी उनसे मिलती जुलती एक फेक इमेज जो जनरेट होगी, वो इमेज जो जनरेट होगी वो हमारे करंट डाटा का पार्ट भी नहीं होगी। सिर्फ इमेज ही नहीं, इसी तरह से वॉइसेस हैं। ठीक है, कि वॉइसेस से जो है सिमिलर फ्रीक्वेंसी सिमिलर पिच की जो है ना वॉइस जो है जनरेट होगी, या उससे मिलती जुलती वॉइस जनरेट होगी। इसी तरह से हमारे पास वीडियोस हैं, वीडियो फ्रेम्स जो है वो जनरेट होंगे, नेक्स्ट फ्रेम्स जो है वो प्रिडिक्ट होंगे। तो अब हम सिर्फ लेबलिंग करने ही नहीं जा रहे हैं, अब हम जो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब हम जनरेट करने जा रहे हैं, डाटा से डाटा जनरेट करने जा रहे हैं, और बहुत एस्टॉनिशिंग डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसमें इसका नाम की वजह भी यही है, जनरेटिव नेटवर्क्स जो है वो इसीलिए इनको कहा जाता है, या इन्होंने एक टर्म यूज करी है क्रिएटिव एआई की, के एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिव एआई की। एक एआई जो है हमें कुछ क्रिएट करके दे रही है। ठीक है, हमने देखा एआई जो है ना वो पेंटिंग भी कर रही है, कॉपी पेंटिंग कर रही है, पिकासो की कॉपी पेंटिंग हो रही है, शायरी भी कर रही है, हम जोक्स भी सुना रही है। ये सब जो है वो जनरेटिव के अंदर आ रहा है। ठीक है, कि हम प्रीवियसली एक पर्टिकुलर टाइप या किसी राइटर के जो है ना उसे कंटेंट जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें और वो जनरेट करा लें, तो वो जो कंटेंट लिखा होगा वो उसी पैटर्न पे उन्हीं वोकैबुलरीज के साथ जो राइटर जो है वो इस्तेमाल करता रहा, आपको लगेगा कि ये उसी की राइट जो है ना कंटेंट जनरेट किया हुआ है। तो
इमेज जनरेशन की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो चीजें हैं हमारे पास, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स और जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ठीक है, तो टेक्निक जो भी यहाँ आएगी वो तो हर जगह इस्तेमाल होगी, लेकिन डाटा जो है अभी इमेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये टेक्निक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है, लाइक म्यूजिक, साउंड्स, टेक्स्ट। कि हमारे पास पहले इसकी तस्वीर को देख लें जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, फिर ऊपर वाले पैराग्राफ को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, क्या समझाना चाह रही है हमारे पास। देयर इज ट्रेनिंग डाटा, उसके ऊपर जो है ना लर्निंग प्रोसेस चलती है, और एक लेटेंट स्पेस ऑफ इमेजेस जनरेट होता है। अभी लेटेंट स्पेस ऑफ इमेजेस क्या है कि वो पॉसिबल मैपिंग्स जो हो सकती हैं, जो उसने लर्न किए हैं, वो आ जाती है। उनमें से एक पॉइंट ऑफ इमेज जो है वो लेता है, उससे वेक्टर फॉर्म करता है और एक इमेज जनरेट करता है। ये जनरेट भी कर सकता है, और ऑटो इनकोडर्स में देखेंगे ये डिकोड भी कर सकता है, और एक नई इमेज हमें प्रोड्यूस करके देता है। ये इमेज इसी डेटा से जनरेट हुई है, बट दिस इमेज इज अ फेक इमेज। जब हम बात करते हैं एक फेक इमेज की, फेक इमेज का मतलब ये होता है, एक तो वो हमारे प्रीवियस डाटा में मौजूद नहीं है, एंड नंबर टू, वो इमेज एग्जिस्ट भी नहीं करती ना किसी भी तरह से। वो एग्जिस्टिंग इमेज है ही नहीं, वो किसी की इमेज नहीं है, उसका वो कोई बंदा नहीं है, बस वो एक इमेज है, ना कभी रहा है, होगा तो पता नहीं बाद में, लेकिन ना कभी रहा है ना डेटा में। अब इसको देखते हैं। द की आइडिया ऑफ इमेज जनरेशन इज टू डेवलप अ लो डायमेंशनल लेटेंट स्पेस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। के लो डायमेंशनल लेटेंट स्पेस जो है ना वो बनानी है। रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं लर्निंग को। अच्छा, हम बार बार लेटेंट स्पेस कर रहे हैं, तो हम पहले इसकी एक बाय वर्ड डेफिनेशन जो है जरा उसको समझ लेते हैं। थोड़ी सी तो अजीब सी आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि भाई इन एआई लेटेंट स्पेस रेफर्स टू मैथमेटिकल स्पेस which maps what neural networks has learned from the training images। सिंपल बात लिखी है कि भाई एक मैथमेटिकल स्पेस है जो मैप होती है कि उस पर जो कुछ न्यूरल नेटवर्क ने जो है वो ट्रेनिंग इमेजेस के अंदर जो है वो सीख लिया है। समझ लेंगे उसकी एक मैथमेटिकल डायमेंशन है, मैथमेटिकल स्पेस है। हर जो भी फलसफा, जो भी थ्योरम जो है वो आपके सामने जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसकी कुछ ना कुछ जो है ना लेटेंट स्पेस होती है। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि वो बात जो है वो कहाँ तक जो है वो वैलिड होगी। तो डेवलप अ लो डायमेंशन लेटेंट स्पेस, कि उसकी डायमेंशन लो करके जो है वो लेटेंट स्पेस जो है वो डेवलप की जाए। लाइक ये इधर बहुत सारा डाटा है, ठीक है, इससे जो लेटेंट स्पेस जनरेट हो रहा है, तो उसकी डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, उस डाटा से कम होगी। where any point can be mapped to a realistic looking images। अब उस latent space में कोई भी पॉइंट जो है वो मैप किया जा सकता है एक रियलिस्टिक लुकिंग इमेज के ऊपर, यानी उससे एक असल लगने वाली इमेज जो है वो जनरेट हो सकती है। तो द मॉड्यूल कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग दिस मैपिंग, अब वो जो मॉड्यूल है जो इस कैपेबल होगा कि भी इस मैपिंग को रियलाइज कर सके, टेकिंग एज इनपुट अ लेटेंट पॉइंट एंड आउटपुटिंग एन इमेज। एक लेटेंट पॉइंट जो है वो उसे दिया जाएगा, और उससे वो एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा, यानी आगे रेट ऑफ पिक्सल होंगे सारे, इज कॉल्ड अ जनरेटर। ये जो मॉड्यूल है ये हमारे पास क्या है, जनरेटर है। ये बार बार टर्म यूज होगी, कोडिंग में भी आप देख रहे होंगे जनरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और डिकोडर, एक जनरेटर हो सकता है और डिकोडर हो सकता है। अभी हम देखेंगे जनरेटर किस केस में होगा और डिकोडर किस केस में होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि जेन्स के केस में जनरेटर है, और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स के केस में जो है वो डिकोडर है। Once such a space has been developed, you can sample points from it। जब हमारे पास ये स्पेस ट्रेनिंग के बाद जनरेट हो जाती है, तो हम उसमें से पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं, इधर डेलिबरेटली और रैंडम। आप
खुद भी चूज कर सकते हैं, आप रैंडमली पॉइंट्स जो है वो उठा सकते हैं और फिर उन पॉइंट्स को जो है वो जनरेटर के थ्रू जो है या डिकोडर के थ्रू जो है वो इमेज में कन्वर्ट जो है वो किया जाता है। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, बहुत सारी सवाल इसके अंदर दिमाग में भी आ रहे होंगे, लेकिन ये इसकी जो बैक एंड थ्योरी है वो इतनी आसान है नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैसे हो रहा होगा इसको समझने से कि उसके पीछे क्या क्या हो रहा होगा, इसकी तरफ जाने से बेहतर ये है कि वो किन किन स्टेप्स से ये काम हो रहा है इसको समझ लिया जाए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एट सम स्टेज ऑफ योर लर्निंग मेरे ख्याल में आपको चीज जो है वो खुलने लगेगी कि हाँ यार ये काम जो है ना वो इस तरह से होता है। लाइक मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई कोई अप्लायंस आप यूज कर रहे हैं ना, बजाय इसके अब वो पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई इस तरह स्टार्ट होगी, इस तरह ये काम करेगी, इस तरह ये होगी, इस तरह इसका ये आउटपुट आएगा, ये काम इस तरह से होगा। एटलीस्ट उस तरफ जो है वो ध्यान रखना चाहिए, बजाय इसके कि उसको इस्तेमाल करने से पहले ही जो है वो आप सोचना शुरू कर दें यार मोटर कौन सी होगी, तार कहाँ से जा रहे होंगे। तो वो शायद एट सम पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन ना अभी, क्योंकि जो लेवल ऑफ स्टडी है वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नहीं है, इसलिए हम उस डिटेल के अंदर जो है वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो प्रूव्ड साइंस के अंदर जो बड़े बड़े पेजेस पे जो है उनको प्रूव भी किया हुआ है कि किस तरह जो है वो मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होती है, उसमें फिर वही सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो हम देखते हैं कि हमारे। अच्छा सर, वो तो चले ठीक है, मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली ऑफ कोर्स काफी कम्प्लेक्स है, उसके लिए बेसिक जो बेस के तौर पे हमें कहीं स्टैट्स के सर्टन हम पढ़ने चाहिए सब्जेक्ट्स, और इस तरह मैथ्स के भी हैं, तो स्टैट्स के बल्कि ज्यादा है। लेकिन अब जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं वजह तस्मिया, तो जनरेटिव जो है एडवर्सियल नेटवर्क्स का, इसका एडवर्स मतलब वो तो होता है कि दैट इज समथिंग अपोजिंग जो है ना, मुखालफ होती है आपकी, अनसूटिंग, ठीक है। तो इसका वजह तस्मिया क्या है? तस्मिया ये है जो कि रीजन क्या है? यहाँ जब आप नेटवर्क के पास आएंगे तो यहाँ नेटवर्क के अंदर दो सब नेटवर्क होंगे जो दोनों एक दूसरे को निगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक नेटवर्क ऐसा होगा जो तस्वीर जनरेट हो रही है उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा होगा कि ये फेक इमेज है, दूसरा ये कह रहा होगा कि ये तो वही रियल डेटा वाली इमेज है। सक्सेसफुल जो मॉडल है वो ये रखना होगा आपको, यानी जो ट्यून रखना होगा वो एट दैट पॉइंट ट्यून रखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जो है ना वो फेक कहने वाले की भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जो है वो रियल कहने वाले की भी ना हो जाए, अदरवाइज वही बात है कि वो बायसनेस की तरफ चला जाएगा। तो ये जो एडवर्सरियल का मकसद जो है ना ये है जनरेटिव एडवर्सरियल का, ये जो है ना दो नेटवर्क जो है वो आपस में क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की खींचतानी करने में लगे होंगे और हमने इनकी खींचतानी को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। अभी मैं इसकी एक आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो जेन्स एंड वेईज आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज for learning latent space of images representations, each with its own characteristics. Ways are great for learning latent space that are well structured. Okay. Well structured की सूरत में जो है हमारे पास वो latent spaces जो well structured डेटा की शक्ल में है, ठीक है, उनमें तो वे इस्तेमाल करेंगे, where specific direction encode or meaningful axis of variation in the data के can generate images that can potentially high realistic but latent space they come from may not have much structured and in continuity. अच्छा, अब ये structured और well structured होना और
ना होना, इसके अंदर जो है ना वो क्या साइंस है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उसके ऊपर, मैं वॉइस शेयर करूंगी आपको, थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। था उसमें, ये वाली देख लें। Excuse me, sir. जी 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 बोलिए। सर जितनी दफा भी वो डेटा को जनरेट करेगा, हर टाइम वो चेंज करेगा या सेम पैटर्न पे करेगा? नहीं, हर टाइम देखिए, जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट की, ये पॉइंट जो है वो हर दफा क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, तो इमेजेस जो है वो क्या होती रहेंगी, नई नई जनरेट होती रहेंगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे वन टाइम उसने किसी पिक्चर को मतलब डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करा, सेकंड टाइम अगर हम वो ही पिक्चर चाह रहे हैं तो उसमें वेरिएशन होगी या वो सेम आएगी? उसमें वेरिएशन होगी, पिछली पिक्चर से कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। ओके। मीन्स अगर हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करें, जैसे आपने कहा कि एक पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे, सर वो पॉइंट हाँ, क्या होगा, और अगर हम उसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट लें तो फिर वही पिक्चर जनरेट होगी या डिफरेंट? वही पिक्चर जनरेट होगी, क्योंकि सेम पॉइंट से वो सेम मैप करेगा। वो पॉइंट सर हम उसको मतलब रियलिस्टिकली मतलब देख सकते हैं, जैसे कि एक इनिशियलाइजेशन होती है, भाई ये पॉइंट है, एक हाँ, पॉइंट ऑफ दोनों तरह से हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है और चूजन पॉइंट भी जो है हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी साउंड मुझे बता दीजिएगा, सबको आ रही? Hello everyone, this is Wasim from Edureka and I welcome you all to this session in which I'm going to talk about GANs. So let us take a look at the agenda for this session. First, I will talk about generative models, and then I will discuss generative adversarial networks, including how it works and the need of it and the advantages as well. Moving further, I will tell you a few challenges faced by GANs. And finally, to sum up this session, I will discuss a few applications of generative adversarial networks. I hope you guys are clear with the agenda. Also, don't forget to subscribe to Edureka for more exciting tutorials and press the bell icon to get the latest updates on Edureka. Also, check out Edureka's certification program. The link is given in the description box below. Now, without wasting any more time, let us understand what are GANs. So, we are going to start with generative models. So, generative models are nothing but those models that use an unsupervised learning approach. In a generative model, there are samples in the data, that is input variables x, but it lacks the output variable y. And we use the only input variables to train the generative model, and it recognizes patterns from the input variables to generate an output that is unknown and based on the training data only. In supervised learning, we are more aligned towards creating predictive models from the input variables. And this type of modeling is also known as discriminative modeling. And in a classification problem, the model has to discriminate as to which class the example belongs to. And on the other hand, unsupervised models are used to create or generate new examples in the input distribution. To define a generative model in layman terms, we can say generative models are able to generate new examples from the sample that are not only similar to the examples but are indistinguishable as well. And the most common example of a generative model is a naive Bayes classifier, which is more often used as a discriminative model. Other examples of generative models include Gaussian mixture model and a rather modern example, that is generative adversarial networks. So let us try to understand what exactly are GANs, or generative adversarial networks. Generative adversarial networks, or GANs, are a deep learning based generative model that is used for unsupervised learning. It is basically a system where two competing neural networks compete with each other to create or generate variations in the data.
It was first described in a paper in 2014 by Ian Goodfellow, and a standardized and much stable model theory was proposed by Alec Radford in 2016, which is also known as DGCAN, also known as DCGAN, or we can call it as Deep Convolutional General Adversarial Networks. And most of the GANs today use deep convolutional general adversarial networks. The GAN's architecture consists of two submodels known as the generator model and the discriminator model. So a generator network takes a sample and generates a sample of data. A discriminator network decides whether the data is generated or taken from the real sample using a binary classification problem with the help of a sigmoid function that gives the output in the form or the range 0 and 1. So let us go ahead and take a look at how GANs actually work. To understand how GANs work, let's break it down. So generative means that the model follows the unsupervised learning approach and is a generative model. When we talk about adversarial, the model is trained in an adversarial setting. And network simply means for the training of the model, we use the neural networks as artificial intelligence algorithms. In GANs, there is a generator network that takes a sample and generates a sample of data. And after this, the discriminator network decides whether the data is generated or taken from the real sample using a binary classification problem with the help of a sigmoid function that gives the output in the range 0 to 1. The generative model analyzes the distribution of the data in such a way that after the training phase, the probability of the discriminator making a mistake maximizes. And the discriminator, on the other hand, is based on a model that will estimate the probability that the sample is coming from the real data or not the generator. The whole process can be formalized in a mathematical formula. So G over here is generator, D is equal to discriminator, P data X is the distribution of real data, P data Z is the distributor of generator, X is the sample from the real data, and Z is the sample from generator, where DX is the discriminator network and GZ is a generator network. So let's take a look at the flowchart once again, guys. So we have the training data, which is going to give the real sample, and the generator network is going to generate the sample from the random noise or the examples. And then it will go to the discriminator network, where it's going to check if the sample that is coming is real or fake. So that is how a GAN actually works. Now let's take a look at the training phase, like how a generative adversarial network is actually trained. So it happens in two phases, guys. So the first phase is where we train the discriminator and we actually freeze the generator, which means that the training set for the generator is turned false and the network will only do the forward pass and there will not be any back propagation. Basically, the discriminator is trained with real data and checks if it can predict them correctly. And the same with the fake data to identify them as fake. After this, there's the second part where we train the generator and freeze the discriminator. So we get the result from the first phase and we use them to make better from the previous state to try and fool the discriminator better. So to understand this in the layman's term, I'm gonna tell you a few steps for training, like how you should start. So the first step is you have to define the problem. You have got to define the problem and collect the data. After this, the second step is you have to choose the architecture of GAN. So in this step, depending on your problem, you have to choose how your GAN should look like. The third step is training the discriminator on real data. So we train the discriminator with real data to predict them as real for n number of times, so we call it epochs as well. And then we generate the fake inputs from the generator. So in this step, we are going to generate the fake samples from the generator. And the next step is we train the discriminator on fake data. So whatever samples are generated from the generator network, you're going to train the discriminator to predict the generator data as fake. So that's how we know that discriminator is actually predicting the values as correctly. And the last step is we train the generator with the output of discriminator. So after getting the discriminator predictions, we train the generator to fool the discriminator. So that's how we train the GAN to actually get our solution from the problem, which is like defining the problem. So you'll understand this when I'm talking about the applications, guys. So no worry. Now let's go ahead and take a look at a few challenges of generative adversarial networks. So the concept of GANs is rather fascinating
but there are a lot of setbacks that can cause a lot of hindrance in its path. Some of the major challenges faced by GANs are, the first one is the stability. So there has to be a stability that is required between discriminator and the generator network. Otherwise, the whole network would just fall. For example, in case, let's say, if the discriminator is too powerful, the generator will fail to train altogether. Won't be able to push fake samples to the discriminator, and it will always identify them as fake. And let's say if the network is too lenient, the discriminator network is too lenient, so any image that would be generated by the generator network would make the network useless. The next challenge that is faced by GANs is GANs fail miserably in determining the positioning of the objects in terms of how many times the object should occur at that location. Suppose we have an image in which we have, let's say, 3 dogs with 2 eyes, and sometimes a GAN will fail to determine the positioning of the objects in terms of it will generate an image with like 1 dog and 6 eyes. So that's kind of a problem that we face while working on GANs. And the next challenge is 3D perspective troubles GANs, as it is not able to understand the perspective also. So it will often give a flat image for a 3D object. So that's one challenge that we face with GANs as well. And GANs have a problem of understanding the global objects, and it cannot differentiate or understand a holistic structure. Like if we are talking about trees or if we are talking about flowers, that's a problem that GANs will follow. And last but not least, newer types of GANs are more advanced that I've talked about, that is deep convolutional generative adversarial networks, and are expected to overcome these shortcomings altogether. So we don't have to worry about these. These are the shortcomings that we face with normal GANs, the initial generative adversarial networks. Now that they have become more advanced, they actually overcome these shortcomings, so you don't have to worry, guys. So last but not the least, I want to talk about a few applications of generative adversarial networks. So the first one is prediction of next frame in a video. So let's say the prediction of future events in a video frame is made possible with the help of GANs, and DVD GAN, or we can call it as dual video discriminator GAN, can generate a 256 by 256 videos of notable fidelity up to 48 frames in length. And this can be used for various purposes, including surveillance, in which we can determine the activities in a frame that gets distorted due to other factors like rain, dust, smoke, etc. So the possibilities are immense with this. If you are able to predict the next frame in a video, that actually helps in a lot of things like surveillance, security, and we can predict outcomes based on these frames that we generate from a video. After this comes the text to image generation. So basically, object driven attentive GAN, which is also known as object GAN, performs the text to image synthesis in 2 steps. So the first step is, अच्छा जी, क्या आइडिया हुआ? सब मौजूद हैं? जी सर Yes, मौजूद हैं। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्या समझ में आया? काफी अच्छा समराइज किया हुआ था, लेकिन डिटेल तो मेरा लिस्ट के अंदर और सारी है, लेकिन एज अ समरी जो है वो बात ऑल टुगेदर सर वो न्यू है, जाहिर है फर्स्ट टाइम सुना है, फ्यू टाइम्स मोर मतलब विल कम अक्रॉस, तो फिर कोई जो प्रॉपर हेड एंड टेल बना लेंगे। अभी तो वो यही है कि जैसे वो आपने बताया था कि एक डिस्क्रिमिनेटर है, एक्चुअली अल्टीमेटली फेक ही बनाना। डिस्क्रिमिनेटर जो है ना, फिर उसको इस तरह से ट्रेन करना है कि वो जो है ना कि फेक को जानते हुए कि ये फेक है और ये ट्रू है और वो अलाउ करे। तो दो जो है ना एक्चुअली 2 मॉडल्स हैं विद इन वन जो है ना मॉडल। एक्चुअली वो GAN के अगर एक मॉडल गिना जाए, दो सब मॉडल है, एक तो हमारा ट्रेनिंग, एक तो हमारा ट्रेनिंग, एक हमारा ट्रेडिशनल है, एक डिस्क्रिमिनेटर हमारा ट्रेडिशनल है, सिग्मॉइड जो हमारा होता है। जी हाँ, तो मॉडल को पता होता है मैं फेक जनरेट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये है कि डाटा अपने को आप एक तरह से इस तरह से इंक्रीज भी कर रहे हैं कि अगर जब आप फेक एक बना लेंगे। और लेटेंट स्पेस जाहिर है कि वैसे अगर देखा जाए लिंगुअली अगर देखा जाए तो लेटेंट स्पेसेस क्या होती हैं, स्पेसेस विच आर लेस एक्सप्लोर्ड, यानी कि बंदे के फेस है नोज फर्ज करें प्रोमिनेंट नहीं है और उसका सर्टन मतलब पार्ट प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो जो प्रोमिनेंट नहीं होते वो लेटेंट होते हैं, तो उनको प्रोमिनेंट बना दें और जो प्रोमिनेंट है उनको इग्नोर कर दें। तो ऑफ कोर्स लेटेंट स्पेसेस को आपने ज्यादा जो है ना वो दिया तो एक डिफरेंट शेप वैसे उससे ही बन जाती है। अगर आप थोड़ा सा नोज की स्ट्रक्चर चेंज कर दें, इस तरह फॉरवर्ड की कर दें या वट एवर, अगर इन टर्म्स ऑफ इमेजेस हम बोलें तो
तो फर्स्ट तो अभी ये है, टेक अवे लेटर ऑन मतलब विल कम अक्रॉस मतलब मोर। तो किसी we'll be और के knowing दिमाग more. में कोई चीज ऐड करना चाहे, कोई आज बताएं, या कोई सवाल रेज करना चाहे यहाँ तक की बात में। सर वो सर, बैक प्रोपगेशन को फ्रीज कर देता है। हाँ, वो एक वक्त में जब उस फेक पे ट्रेन कर रहा होगा तो जनरेटर को फ्रीज कर देंगे, और जब जनरेटर पे ट्रेन कर रहे होंगे तो हम जो डिस्क्रिमिनेटर है उसको फ्रीज कर देंगे। सर ये जनरल जो जनरेटिव नेटवर्क्स की बात हुई थी उसमें नॉइज ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम नॉइज क्या ऐड कर रहे हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क? वो जब हम डाटा हमारे पास जो एक ट्रेनिंग डाटा मौजूद है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम बाज़ औक़ात जो है वो नॉइस भी जो है उसके अंदर ऐड की जाएगी, यानी इमेज को थोड़ा सा खराब भी किया जाएगा। ऑलवेज नहीं, मतलब हम करेंगे जब हमें जरूरत होगी तब हम करेंगे। नहीं, आई थिंक सर ऑलवेज ही करेंगे ना, क्योंकि हमें सही फॉर्म में नहीं चाहिए डेटा, एग्जैक्ट फॉर्म में, तो नॉइस तो हमेशा रखेंगे। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेवल ऑफ नॉइस जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए, कंटीन्यूअस स्पेस ऑफ फेसेस जनरेटेड बाय टर्म वाइड वेरिएशन ऑडियो एनकोडर से जनरेट किए। अब सर ये क्या हम जी सर क्या हम ये ज्ञान जो है इसको फेस रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज इनपुट? रिकग्निशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है। रिकग्निशन तो हमारा कि हम तो यहाँ जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हम अब तक जो भी काम कर चुके थे उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और रिकग्निशन और ये सारी चीजें कर रहे थे ना, वैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह में। जैसे ऑटो इनकोडर्स जो हैं वो मेन थीम है योलो एल्गोरिथम की, और योलो जो है वो ज़ाहिर है या फास्ट RCNN और दूसरे जो है वो सबकी जो बैकबोन है वो VAEs हैं, वेरिएशन ऑटो इनकोडर्स ही हैं। इन अ वे हो भी सकता है सर, जैसे अब्दुल्ला ने कहा, हो भी सकता है। वजह यह है कि एक पर्सन अगर अपनी शक्ल चेंज करके आ जाता है, फेमोस्टेसिस लगा के आ जाता है, या अपने कुछ प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करवा लेता है फेस को थोड़ा सा, तो एक पॉसिबली क्या हो सकती हैं, तो उस पे लिहाज से वो आप जो फेशियल रिकॉग्निशन में ये हेल्पफुल भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी आप एप्लीकेशन किस तरह से बना रहे हैं, मतलब डिपेंड के अगर वो साइबर मतलब क्राइम वही है कि वगैरह वो वाले बना बहुत रहे हैं तो टूल्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो सकता है कि मल्टीपल बिल्कुल चीजों हो को इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट पैकेज जो है बना लें कि इस तरह से ये काम कर लिया जाए। बेसिकली सर अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें एक्यूरेसी चाहिए थी, और ये उसके अपोजिट है, हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए। हाँ, इसके अंदर हमें असल में आप बिल्कुल सही पॉइंट की तरफ आगे जैसे मैं आके आता कि जो ऑटो इनकोडर्स होते हैं इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वापस डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना। हमें आंसर नहीं चाहिए होते बल्कि हमें वापस मतलब हमारे पास डाटा आया, हमने उसको इनकोड किया, हमने उसको वापस डिकोड कर दिया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा चाहिए होता है, उसी डाटा को डिस्क्राइब करके बस। नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं, डिपेंड्स अपॉन कि अगर इमेज का हम कर भी सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। हाँ, जो हमारे कैप्शन जनरेशन होती है, इमेज के कैप्शंस या कैप्शंस के थ्रू इमेज जनरेशन, या इमेज में क्या क्या है उसका कैप्शन, तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो हासिल होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स की। अभी तक हमने जो है वो एक रफ आइडिया देखा जैन्स का, अब डिटेल में जो है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स और जैन जो है वो देखते हैं। तो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स साइमल्टेनियसली डिस्कवर्ड बाय दिस kind of generated model that is specially approved for the task of image editing via concept vectors। ये इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इमेज एडिटिंग में क्या चीजें होती हैं, इमेज को बाज दफा ब्लर फॉर्म में चाहिए होता है, कन्वर्ट करना होता है, बाज दफा ब्लर इमेज को जो है वो हमने कन्वर्ट करना पड़ता है, शार्प इमेज बनानी पड़ती है।
ज्यादा डिटेल्स जो है वो ताकि इमेज की हासिल हो सके। तो दे आर अ मॉडर्न टेक ऑन ऑटो इनकोडर्स। ठीक है, ऑटो इनकोडर्स का ये मॉडर्न टाइप है, अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट एम्स टू इनकोड एन इनपुट टू अ लो डायमेंशनल लेटेंट स्पेस। काम वही करेगा, ये भी इनपुट को क्या कर रहा है, एक लो डायमेंशनल लेटेंट स्पेस में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन डिकोड इट बैक, और वापस फिर उसको क्या कर दिया जा रहा है, डिकोड बैक कर दिया जा रहा है। दैट मिक्सेस आइडिया ऑफ डीप लर्निंग विद Bayesian inferences. A classical image autoencoder takes an image, maps into a latent vector space via an encoder module. इमेज लेता है, encoder module के थ्रू जो है वो वेक्टर स्पेस पे मैप करता है, then decodes it back to an output with the same dimension. और डिकोड करते वक्त, इनकोड करते वक्त जो उसकी रिप्रेजेंटेशंस या डायमेंशंस कम हो गई थी लेटेंट स्पेस में, ये वापस डिकोड जब करेगा तो ये सेम डायमेंशंस में ओरिजिनल इमेज जो है वो ओरिजिनल इमेज की तरह डायमेंशन जो है वापस करेगा वाया डिकोडर मॉड्यूल। इट्स देन ट्रेन्ड बाय यूजिंग अ टारगेट डेटा the same image as the input images, meaning the autoencoder learns to reconstruct the original input. ये ऑटो इनकोडर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा वापस उसी इनपुट को, जिस तरह मैंने कहा ना, लेबल नहीं चाहिए, इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद हमारे पास जो है वो फेक इमेज जनरेट होगी, इनकोडेड इमेज जनरेट होगी, फेक इमेज जनरेट होगी, और उससे वापस जो है वो हमें क्या दे देगा, ओरिजिनल इनपुट जो है वो रिटर्न कर देगा। बाय इम्पोजिंग वेरियस कंस्ट्रेंट्स टू द कोड, you can get the autoencoder to learn more or less interesting latent representation of the data. Most commonly, you will constrain the code to be a low dimensional sparse. हम क्या कर सकते हैं, उसकी लर्निंग के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं ताकि वो उससे कम या ज्यादा इंटरेस्टिंग लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस को जो है वो लर्न करे, जैसा हम चाह रहे हो वैसा कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो कंस्ट्रेंट लगता है दैट इज टू बी अ लो डायमेंशनल एंड स्पार्स, लो डायमेंशनल हो और बहुत ज्यादा स्पार्स हो। In which case the encoder acts as a way to compress the input data into a fewer bits of information, और finally क्या होता है, वो encoded data जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और information भी जो है वो सिमट के बहुत थोड़ी रह जाती है, relevant जो है वो रह जाती है। अभी मैं इसके ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है कि इनपुट इमेज या इनकोडेड हुई, इनकोड होने के बाद वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद उसे डिकोडर मॉड्यूल से गुजारेंगे और रिकंस्ट्रक्टेड जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो नजर आएगा। अच्छा, मैं ये इसकी थोड़ी स्टैटिस्टिकल लेवल की डायग्राम है, मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो। ये वीडियोस आप लोग दोबारा से 2-3 बार भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, सर इनका लिंक तो शेयर कर दें सर, दोनों वीडियोस का। अच्छा मैं दे दूंगा। और भी मिल जाएंगे लेकिन मैंने बस जल्दी में देखी थी तो मुझे ये बेहतर लगी, आसान एक्सप्लेनेशन लगी इसकी। ये तो एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, मतलब मजेदार है, अगर थोड़ा सा तसल्ली से देखेंगे तो अच्छा लगेगा image इसमें। and we want to सर unsupervised कहीं learning आहिस्ता with आहिस्ता। examples. जी मैं पूछेगा ये जो लेक्चर ये सर एंड्रयू नाइक का है? नहीं, ये स्टैनफोर्ड के लेक्चर है। उधर वो पढ़ाते थे इसलिए पूछा है, मतलब काफी वीडियोस वहां से मैं देख। हाँ, यहाँ वो मतलब काफी जो बैकएंड डिटेल है ना, मतलब जो जैसे यूनिवर्सिटी का जो कोर्स पढ़ाया जाता है ना फुल मैथमेटिक्स के साथ, Features in X, and that's the process उस is तरह going to का be. है। We're going to take our ये input सारी वही बातें, इनपुट डाटा, फीचर्स डिकोड हुए, रिकंस्ट्रक्ट होना है। अच्छा जी, मैंने इसी में देखी थी, कहाँ देखी थी, and then चलें चलते हैं आगे, इसको देखते हैं। The image by using captions, if
with a few layouts and captions. Based on we have a real image, then we'll be having a generated image, which is basically a fake, and then it will be reconstructed to the previous image, which was real. So this is how image to image translation work, guys. And after this, we have enhancing the resolution of an image. So super resolution generative adversarial network, or also known as SRGAN, is a GAN which can generate the super resolution images from low resolution images with finer details and better quality. ये बहुत ज्यादा So एप्लीकेशन this is जिसकी actually a मार्केट में जो very है वो good आपको नजर application आएंगी, of GANs, guys. इमेज The इंप्रूवमेंट की, इमेज applications can be immense. एनहांसमेंट So की. you imagine a higher quality image with finer details generated from a low resolution image. The amount of help it would produce to identify details in low resolution images can be used for wider purposes, including surveillance. We can use it for documentation, security. We can use it for detecting patterns, etc. And last but not least, we have interactive image generation. So GANs can be used to generate interactive images as well. And Computer Science and Artificial Intelligence Library, also known as CSAIL, has developed a GAN that can generate 3D models with realistic lighting and reflections enabled by the shape and texture editing. And more recently, researchers have come up with a model that can synthesize a reenacted face animated by a person's movement while preserving the appearance of the face at the same time. There are a lot more applications we can work on. So this brings us to the end of this session, guys, where we have learned what are GANs, how it works, and what are the challenges faced by GANs, including the applications of generative adversarial networks. So in the end of the session, I just want to tell you guys, don't forget to subscribe to Edureka for more exciting tutorials and press the bell icon to get. अच्छा जी, तो क्या स्टेप्स हैं ऑटो इनकोडर्स के कि आपके पास से इमेज से इनकोड होंगी, इनकोड से आपके पास जो कंप्रेस रिप्रेजेंटेशंस है लो डायमेंशन की वो निकलेंगी, उसके बाद हमारा जो है वो दोबारा से इसको डिकोड कर दिया जाएगा. अच्छा, ये ऑटो इनकोडर्स जो है मैंने कहा इस तरह सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहलाते हैं. ये एक बहुत बड़ी इसकी जो है ना काम इसमें काफी ज्यादा हो रहा है. जो बड़ी फर्म्स हैं, मैंने अमेज़न पे देखा है कि डेटा एनोटेशन की जो जॉब्स होती हैं, हम सारा लेबलिंग तो होती ही है, लेकिन जो अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है, उसको लेबल्ड कराने के लिए भी जो है ऑटो इनकोडर्स के थ्रू वो फर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, जो बहुत फास्ट जो है डेटा की लेबलिंग जो है वो करती है. इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में जब हम AWS पढ़ेंगे तो वहाँ ये सर्विसेज जो है वो देखेंगे. तो मैंने उनकी सर्विसेज को थोड़ा एक्सप्लोर किया कि ये कैसे काम करते हैं. ज्यादातर मैनुअल लेबलिंग के अलावा जो इस तरह इमेजेस का डाटा और रिलेटेड डाटा होता है, उसके अंदर ये ऑटो इनकोडर्स के थ्रू यहाँ लेबल्स जो है वो जनरेट करवाते हैं. तो in practice, such classical autoencoders don't lead to particularly useful or nicely structured latent space. They are not much good at compression either. आगे चलते हैं, इसको छोड़ें. In technical terms, here how it works. अच्छा, वही तीन चीजें हैं. An encoder module turns the input sample in input image into two parameters in the latent space representation, z mean and z log variance. ये बना लेता है. You randomly sample a point z from the latent normal distribution that's assumed to generate the input image via z is equal to z mean plus ये उसका formula है, where line is a random tensor of a small values. A decoder module maps this point into latent space back to the original input image. यानी डेटा से इनकोड, उसके बाद compressed space generation and then re-encoding यानी decoding.
सर बेसिकली ये साइज को रिड्यूस करता है। साइज को रिड्यूस करता है। साइज हम अपनी आसानी के लिए साइज कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो लर्निंग जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको रिड्यूस करता है। जिस तरह हम कभी पढ़ते थे डायमेंशनलिटी रिडक्शन, यस सर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है। लाइक अगर आपके पास जो है एक कोई 3D टाइप की इमेज है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा भी था इसके अंदर, वीडियो में भी देखा, उसने बताया कि भी इसका एक फॉल्ट क्या है कि ये जो आपको रेस्पॉन्स इमेज देता है वो हमेशा फ्लैट इमेज होगी, 2D इमेज होगी, ठीक है। तो यस सर, 2D तो होगी, लेकिन आई मीन अगर 2 को वो रिड्यूस कर रहा है तो वो हमें 2 ही दिखाएगा ना, मगर बस साइज रिड्यूस हो गया होगा, साइज तो नहीं रिड्यूस हो गया। दिखाएगा। हाँ, मैं उसमें कह रहा हूँ कि साइज को सिर्फ साइज की टर्म में ना लें कि मेरी एक नहीं, आई इमेज नो जो है दैट, वो आप ठीक हाँ, कह रहे हैं, मतलब वो मतलब जितनी डायमेंशंस हैं उनको भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन एट द एंड मतलब उसका जो आउटपुट आएगा वो होगा तो वही ना जो हमने इनपुट डाला है, बस हाँ, उसकी हाँ, मतलब रिडक्शन हो गई होगी हर तरह से। लेकिन मैं जो एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि शायद आपको बात समझ में आ गई, दूसरे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जब हम कह रहे ओके हैं कि ओके। लेटेंट स्पेस में साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि पिक्चर जूम इन जूम आउट हो जाएगी। जी साइज तो सर, नहीं वो होता। मैं समझ गई, जी जी हाँ, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेशंस पेशेंस हैं उसके थी अंदर, वो जी इनपुट जी। इमेज में आ रही थी ज्यादा थी, उन रिप्रेजेंटेशंस को क्या कर दिया गया, गैर जरूरी रिप्रेजेंटेशंस को ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से जो गैर जरूरी पिक्सल्स थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब हमारे पास जो डिकोडेड इनकोडेड पिक्चर है वो इनकोडेड पिक्चर के पिक्सल्स कम है, क्योंकि पिक्सल जो है पिक्चर के कम हो गए, इसलिए माइट बी पॉसिबल कि अब वो पिक्चर आपको देखने में समझ में भी नहीं आएगी कि वो क्या बन गई, ठीक है, इसलिए वो इनकोडेड है। अब जब उसको वापस डिकोड करेंगे तो वो सेम साइज में दोबारा डिकोड हो जाएगी सेम पिक्चर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। इसलिए ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर, जो कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आपको टू बना हुआ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं ये 2 है या Z है, ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है। असल में मैम दरमियान वाले स्टेप पे रुक गई थी, कंप्रेस उससे कह रही थी। एक्चुअल जो 2 आएगा उसका और जो इनिशियल ओरिजिनल था उसके कोई साइज में डिफरेंस नहीं होगा। इनकोडेड ऑफ कोर्स इनको इनकोड कर ही इसलिए रहे हैं, जैसे हम जिप करते हैं चीज को तो इन करते इसलिए हैं कि हम अननेसेसरी उसको कर देते हैं, उसको कंप्रेस वर्जन में ले आते हैं, अननेसेसरी वो हटा देता है, जो उसको जो चीजें उसको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह या उन चीजों के लिए उसको हटा के तो उसको पोर्टेबिलिटी के लिए इजी कर देता है। तो मैम असल में वो समझ रही थी कि जो आउटपुट रिकंस्ट्रक्टेड है वो भी शायद लेस हो जाएगा, वो लेस नहीं, वो तो हमने वो तो उसने जितना ही साइज यूज करना होता है हमने। वो तो उसने बिल्कुल फ्लैट कह दिया ना कि जो हमारे पास फाइनल आउटपुट होगा वो सेम डायमेंशन का होगा, सेम डायमेंशन। जी 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 सर अगर हम ब्रीफली सर एक डायमेंशन में करें होगी, इस वजह से भी हम करते हैं। अच्छा, किसी के पास से आवाज जो है बाउंस बैक होके आ रही है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप बोल रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेटवर्क को देख लेते हैं। यही इनकोडेड नेटवर्क क्या है, इंपोर्ट किया आपने बैकएंड को एज ए के इंपोर्ट कर लिया है, कैस मॉडल इंपोर्ट कर लिए हैं, इमेज का शेप, बैच का साइज बता दिया है, लेटेंट की डायमेंशन आपने खुद बता दी कि आपको 2 डायमेंशनल स्पेस चाहिए। दिस कैन बी चेंज, लेकिन जनरली 2 डायमेंशनल स्पेस ही रखेंगे। तो इनपुट इमेज ले लिया, कैरस इनपुट कि जो भी इमेज का शेप होगा वो हमने दे दिया, यहाँ पर इनपुट आ जाएगा। ओके, कन्वोल्यूशनल 2D पैडिंग लगा दी, एक्टिवेशन लगा दिया। कौन सा वाला तरीका इस्तेमाल किया हमने मॉडल बनाने के लिए भाई? तो चैप्टर 7 में सर फंक्शनल एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शनल एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है कि हर इनपुट हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो आउटपुट निकल रहा है वो एज अ इनपुट अगली लेयर में ऐड होता जा रहा है, उसका आउटपुट आता जा रहा है।
वो अगली लेयर में लगता जा रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, वो अगली लेयर में लगता जा रहा है। यहाँ पर 3-4 लेयर्स जो है वो लगाई हुई है। उसके बाद क्या किया भाई, इसको शेप बिफोर फ्लैटनिंग, उसकी शेप निकाल ली है, लेयर्स डॉट फ्लैटन, जो भी इनपुट आया यहाँ से उसको फ्लैट किया, डेंस में डाला, ठीक है। लेटेंट डेंस डायमेंशन से जो निकल रही है आपके जी मीन स्कोर निकल रहा है, और फिर हमने यहाँ पर लेटेंट डायमेंशन एक्स पे जी लॉग वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। द नेक्स्ट इज द कोड फॉर यूजिंग जी मीन एंड जी लॉग वार द पैरामीटर्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम टू हैव प्रोड्यूस इनपुट इमेज। ये दो पैरामीटर जो है इनपुट इमेज ने अब हमें प्रोड्यूस करके यहाँ पर दे दिए हैं। टू जनरेट लेटेंट स्पेस पॉइंट जी, here you wrap some arbitrary code into a lambda layer. In Keras everything needs to be a layer, so code that is in part built in layer should be wrapped in lambda or in a custom layer. एक फंक्शन यहाँ बना लिया सैम्पलिंग का, ये हमारे पास जो भी आर्क्स में वैल्यू हम भेजेंगे, यानी ये दो वैल्यूज आएंगी बेसिकली आर्गुमेंट्स के अंदर, ये हमने यहाँ पर दोबारा जो है वो इसको अनजिप कर लिया। एप्स लाइन कैलकुलेट करने का तरीका आप ये देख लीजिएगा, जो भी आपका बैकएंड है उसका रैंडम नॉर्मल किया, शेप बता दी है, मीन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, मीन 0 जो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, लेयर्स डॉट लैम्डा सैम्पलिंग दे दी उसको, ये दोनों लिस्ट में पास कर दिए, जी वैल्यू हमारे पास आ गई। डिकोडर मॉड्यूल है, लेयर्स डॉट इनपुट के डॉट इनपुट इमेज, उसका जी जो हमारे पास आया है तो वापस भेज रहे हैं डिकोड के लिए। reshape code value sprites। सर ये आप न्यू एडिशन से करवा रहे हैं, जो ये बुक का न्यू एडिशन आया है? पता नहीं यार मैंने कौन सी बुक खोली है, नया वाला तो नहीं लग रहा मुझे, ये पुरानी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। न्यू एडिशन में सिर्फ चैप्टर कंटेंट तो ज्यादातर वही है, चैप्टर्स थोड़े से अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब इसमें कोड कौन रन करेगा भाई? सिस्टम किसके पास सही चल रहा हो? शौकत साहब के पास। शौकत भाई सर मैं तो कोलैब पे करूंगा अगर किया तो। चलें कॉल ऐप पे शुरू करें, जरा शेयर करें स्क्रीन। सर जीपीयू पे करें? मेरा ख्याल है उसी पे कर लें। जब तक कि वो ये बता रहे हैं, आप बस 2 लाइनों में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि एनकोडर और डिकोडर के दरमियान क्या हो रहा था। देखो मैंने यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर बात की थी हमने, जब हम वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स की बात करते हैं तो इट्स अ अगर मेनली देखें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप्स कि हम एक डाटा इनपुट देते हैं, अपने बहुत सारे डाटा में से एक सैंपल इनपुट देते हैं एक मॉडल को, ठीक है। वो मॉडल क्या करता है, उस इमेज को इनकोड कर देता है, ठीक है। वो मॉडल उस इमेज को इनकोड कर देता है, इनकोड करने के बाद वो इमेज कंप्रेस हो जाती है, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कंप्रेस होने के बाद कम हो जाती हैं, लो डायमेंशनल हो जाती है, ठीक है। लो डायमेंशनल होने के बाद, अच्छा यहाँ पर
जो है वो इसका लेबल भी हम जो है वो लगा सकते हैं, लेबल भी जनरेट कर सकते हैं, होता भी है, उसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद हम जो है वो इमेज को दोबारा डीकोडर के थ्रू डीकोड कर लेते हैं और हमारे पास ओरिजिनल इमेज जो है वो क्या हो जाती है, रिटर्न वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, इनपुट इमेज और रिकंस्ट्रक्टेड इमेज के अंदर। हमने अगर थोड़ा सा वापस पीछे चले जाऊं, ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस है कि ट्रेनिंग डेटा से हमारे पास जो है वो लेटेंट स्पेस हो रहा है, उसके बाद जनरेटर और डिकोडर जो है वो दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, ये आधा प्रोसेस है, क्योंकि जब हम इमेज जनरेशन की तरफ और मॉडलिंग की तरफ जाएंगे तो इसका दूसरा प्रोसेस भी है कि जहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेगा कि जनरेटेड इमेज जो है वो रियल इमेज है या फेक इमेज है। अच्छा, काम शुरू किया है तो स्क्रीन शेयर करा दें जरा, कौन कर रहा है? सर एक हमारे दोस्त ने मेरे ख्याल में रन की हुई है कंप्लीटली, तो हाँ उन्होंने फाइल शेयर की है सर वो। हाँ, तो कोई भी उसको रन कर ले। चले मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ सर उसको। अपलोड करके जो है ना आप स्क्रीन शेयर करा दें, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जब तक होता है वो एक मेरा इससे रिलेवेंट क्वेश्चन था, क्या मैं पूछूं? जी बिल्कुल। सर वो एक हाइब्रिड चैट थी, उसके ऊपर डाटा आता था टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, बहुत सी आपस में बात होती थी, एजेंट बात करता था उससे कस्टमर से कि हाँ जी पीटीसीएल, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल की चैट है तो हम बात करते हैं कि हाँ जी मेरा ब्रॉडबैंड ठीक नहीं है जी। उसने कहा कैसे ठीक है, उसने कहा ये होगा, उसने कहा ठीक है। अब हमने उस पर करना है एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस कि इज कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट। तो सर इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। नहीं, आप सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करना है इसकी बात कर रहे हैं या पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा? सर बोथ। देखिए, आपके पास जो डाटा आ रहा है वो चैट की सूरत में आ रहा है, बिल्कुल सर। या वॉइस की सूरत में भी है, कॉल भी आ रही। सर कॉल्स भी हैं और वॉइस की सूरत में। अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट की सूरत में डाटा पे करना है, वॉइस वाला बाद में है। तो आपने वो सारे जो चैट है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो आपने लेना पड़ेगा जो कस्टमर की चैट है ना। जी सर। वो कस्टमर की चैट ले लेनी है आपने, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैनुअली क्यों मैनुअली जो है वो आपको पहले कई हजार जो है ना इस तरह की चैट्स को टैग करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हैं या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। ताकि आप अपने उस डोमेन के, जिस डोमेन के अंदर बात हो रही है ना, अच्छा, चैटबॉट्स के अंदर जो एंटिटीज होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। हम चैटबॉट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उससे होने वाली चैट को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, टैग करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है सेटिस्फाइड कस्टमर है या अनसेटिस्फाइड कस्टमर है। तो उस बिल्कुल सर। हाँ, उस कस्टमर की जो है वो सारी चैट को आपने लेना पड़ेगा। सारी चैट को लेने के बाद जो है वो आपने टैग करना पड़ेगा, पहले तो मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैन्युअली करने के बाद क्या होंगी, उसमें बहुत सारा डाटा जो है वो क्या होगा। अगर आपके पास ये 500 सैंपल भी अगर आप कर लेते हैं, 500 नहीं कम से कम 200 सैंपल भी कर लेते हैं ना, 100 पॉजिटिव के और 100 नेगेटिव के, तो गुड इनफ है, क्योंकि हम इसके जो है ना प्री ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल करके आसानी से मसला हल कर सकते हैं। ठीक है सर। वो सारी चैट आपके पास होगी, फिर आपने मॉडलिंग कर ली उसकी। मॉडल करने के बाद जो है वो क्या होगा, अब आप जो है ना
पाइपलाइन बनाएंगे। अब ये जी चैट जहाँ भी हो रही है, किसी वेबसाइट पे हो रही है, ठीक है, जी वहाँ आप जब भी आपके रियल टाइम में चैट आएगी, ठीक है, जी उसको आपने प्रोसेस करना है, क्योंकि ठीक है जो भी इसका आपने एपीआई लिखी होगी, एपीआई के जी थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, इसकी एपीआई बनेगी, उस एपीआई के अंदर जो है ना वो चैट जाएगी, लेकिन वो सारी प्री प्रोसेसिंग जितनी भी है उसकी, वो सारी करके गुजारनी पड़ेगी। जी सर। अच्छा, एक तो ठीक है सर। काम ये हो सकता है कि ऑन द स्पॉट जो है वो टैग करता चले जाए। जी मतलब केस ये है कि जिस वक्त यूजर से बात हुई, मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपको नहीं चाहिए होगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये हो सकता है कि यार सारा दिन में जो है आप 24 आवर्स के बाद जितनी भी चैट हुई हैं, जितने भी यूजर से चैट हुई हैं, 24 आवर्स के जी बाद जो है वो मॉडल को जो है ट्रिगर करें, और वो उन जितनी भी चैट हुई हैं 100 लोगों से, शौकत 200 भाई, लोगों इनकोडर वाला फंक्शन देखें किधर है। से, वो एक साथ जो है वो सबको क्या कर दे, क्लासिफाई कर दे। ये हो सकता है बिल्कुल सर, फंक्शन भी यही चाहिए हमें 24 कि आवर्स के बाद क्लासिफाई कर दे ना। देखें नीचे शाम ना को पड़ा हुआ कॉल इनकोडर सेंटर या वाले को डिकोडर। पता चले कि हमारी सारी दिन जो एजेंट से चैट हुई है वो कितने एजेंट्स ने हाँ अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया और कितने ने नहीं किया सेटिस्फाइड, मतलब टोटल ये इस तरह का डाटा चाहिए। हाँ, तो अब वो जो चैट हो रही है, थोड़ा सा बस वो जिसने बैकएंड लिखा हुआ है उससे बोलें जी कि भाई ये जितनी भी यूजर से चैट हो रही है ये मुझे चाहिए। सर, वो तो मोंगोडीबी में डेटाबेस में ऑलरेडी सेव हो रही है हमारे पास। हाँ हाँ, तो बस उसको वहां से उठा के जो है ना वो आप टेक्स्ट में डेटा उठा के मॉडल बनाना शुरू कर दें। मॉडल तो आपने बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन का, सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल होगी। ठीक है सर, उसमें मसला ये है कि वो कुछ मेरे ख्याल में कस्टमर इनकोडर इंग्लिश, कोड लिखा होगा शौकत भाई, इनकोडर लिखा कुछ होगा कहीं कस्टमर्स कोड। इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ कस्टमर्स रोमन ये उर्दू लिखी में हुई बात है ना। करते हैं, तो इसलिए ना अच्छा, वो अब ये थोड़ा हो रहा पहले है। आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोनों मॉडल एक साथ नहीं होंगे। पहले आप इंग्लिश वाले कस्टमर्स को लेके मॉडल बनाएं, ताकि ठीक आपको है प्रोसेस समझ में आ जाए। आपका इंग्लिश वाला सही काम करने लगेगा, तो फिर आप जो है ना वो रोमन की तरफ चले जाएं, रोमन का दूसरा मॉडल बना लें, ठीक है। ठीक है और फिर आप दोनों तरह के डाटा को कंबाइन करके एक तीसरा मॉडल बना लें जो दोनों तरह को समझ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि जब ठीक है आप सर। लेबलिंग कर रहे होंगे ना, लेबलिंग जब आप कर रहे होंगे तो जी वो काम कर जाएगा उसके ऊपर। ठीक है सर, जो हमने एलएसटीएम में मॉडल को हमने ट्रेन करा था, तो उसमें हाँ हमने जितना भी रॉ डेटा था, आई मीन सिर्फ टेक्स्ट निकाला था, हाँ बाकी जितनी भी चीजें थी हमने उनको हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। तो कुछ सेंटिमेंट तो सर आइकॉन से भी आते हैं, आप तो क्या हम उनको नहीं रखेंगे? इमोजी को जो है ना वो कन्वर्ट करना जी जी पड़ता है, जी जी। इनकोड करना पड़ता है। इमोजीज जितनी भी है ना उसको डिकोड करना पड़ता है। अब वो ओके। पहले स्टेप से निकल के ना, पहले टेक्स्ट में आ जाए, इमोजीज में आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में जाते हैं, एकदम से सारे काम नहीं हो पाएंगे। जी सर सर। लेकिन वो भी यूजफुल तो है ना हमारे हाँ इस हाँ, तरह यूजफुल के है, क्यों मॉडल नहीं को है, बनाने यूजफुल के है, लिए? अभी तो जाहिर है यूजफुल है। चलो ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। कॉल सेंटर में एक इमो, हूँ तो इम, वो, हाँ, इमोजीज पे भी जो है ना मॉडल ट्रेंड हुआ हुआ, मैं निकालूंगा, मेरे पास है। चलो ठीक है सर, मैं क्योंकि सर आपको अब मोस्टली लोग पीएम टेक्स्ट नहीं करूंगा। करते, इमोजीज ही करते हैं। नहीं सर, हमारे पास जो मॉडल है ना वो टेक्स्ट से ही मतलब बात होती किसी है की सारी दिल की इनको। भड़ास नहीं निकल रही होती इमोजीज से, तो फिर उसको टैक्स ही करना पड़ता है। जी सर। राइट सर। नहीं वो सर, वो हाइब्रिड चैट है तो उसमें वो सारी टेक्स्ट में बात होती है, इमोजीज कम होते हैं उसमें। हम्म जी सर। आप अपने चैट बॉक्स से जो है ना वो फीचर जी ही निकाल दीजिएगा इमोजी वाला। हाँ, ठीक है सर। होगी ना, आएगी। चलो ठीक है सर, मैं थैंक यू वेरी मच सर, मैं करता हूँ ओके, इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई मसला हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट कर हाँ लूंगा। मुझे बताना। ठीक है। जी ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, कहाँ एरर आ रहा है शौकत भाई? एनकोडर का फंक्शन नहीं है ये कि इंपोर्ट करना ऊपर पड़ेगा। देखें, इंपोर्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ सर इधर तो।
बुक में भी शायद नहीं है सर। अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट बुक में चेक करता हूँ इनका इनकोडर। हम्म। इसको रन नहीं करना था कोड को, मेरे में उन्होंने वैसे बताया है, ये इसको रहने दें, अगर इस नीचे वाले मॉडल को करें ना, क्योंकि वो जनरली वे समझाने के लिए है मेरे ख्याल में। वो इस कोड को रन ही ना करें, जी मीन जी लॉग का जो इनकोडर वाला है, इसको रहने दें। 8.23 से करें ना, 8.23 से करें, इसको स्टार्ट करें। हमारे कोड के आथर खामोश बैठे हैं, ज्यादातर खामोश ही रहते हैं। आदिल भाई है दिल। ये चल रहा है। तो ये जो 7 चैप्टर का था, इसमें भी ये जो मल्टी मॉडल सेट हमने ट्रेन कर रहे थे सर, इसमें भी एरर आ रहा है, ये नहीं रन हो रहा है आपने बताया ही नहीं क्या एरर आ रहा है। सर। ये मिस्टर शौकत के साथ हम क्लास करते हैं नाइट में, तो इन्होंने भी ट्रेन करा मॉडल, तो उसमें भी एरर ही आ रहा था। चलो अभी देखते हैं इसको, पहले ये एरर निकाल दें। अच्छा सर, ये इसमें आ रहा है, यहाँ पे जब ये फिट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा है इसका। Value error 10 is batch size. सर जो न्यू बुक का एडिशन है उसमें से निकाल के देखें, कोड में भी पॉसिबल उसमें ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए उन कोड में। मेरे पास सर रन हो रहा है, लेकिन सीपीयू है, टाइम बहुत लेगा सर। टाइम ज्यादा लेगा आदिल भाई? जी वो स्टार्ट तो है, बल्कि ट्रेनिंग हो गई है मेरे पास सीपीयू पे। आप शेयर कर लें, आप कर लें शेयर। आप मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप कर लें। अगर पहले रन किया हुआ है तो रहने दे, अगर सक्सेसफुली हुआ है तो दोबारा रन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आउटपुट को देख लेते हैं। सिया हो गया। आपने सिर्फ में कोई एडिटिंग तो नहीं करी, आपने सेम टेक्स्ट उठाया है ना बुक से? सेम है।
ये रिजल्ट है। तो बेसिकली हमारे पास तो डिजिट्स नहीं आना चाहिए 1 2 3 4 5 7 8 9 सर ये मैथ प्लॉट इनलाइन तो नहीं करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ कुछ अभी ऐसा क्या- ही है, कुछ मिसिंग है। इनलाइन कर लें। हाँ जी इनलाइन कर लें। इनलाइन का कोड सेम रिजल्ट आ रहा है। सर क्या इशू हो सकता है? ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी अब उसकी ऊपर वाली ट्रेनिंग नीचे जरा इसको स्क्रॉल करें ना, ये हिस्ट्री जो ट्रेनिंग हिस्ट्री आई है नीचे इसको जरा करें। इसमें एरर आया है। हाँ इसमें एरर आया ना, इसके बगैर हमने रन किया ना, एरर आ रहा है ना नीचे है। एरर नीचे क्या है? An op outside of the function building code is being passed graph tensor. It is possible to have graph tensors leak out of the function building context. पता नहीं ये क्या एरर है। नीचे चले। Inputs to eager execution function cannot be Keras symbolic tensors but found tf dot tensor dense. Eager execution function cannot be Keras symbolic tensors. अच्छा यहाँ पे वो करें जरा टेंसर फ्लो डॉट कैरस नहीं, वही तो डाटा सेट है ना। न्यू बुक से देख लेना, न्यू बुक में डेटा सही से करके दिया हुआ होगा, उससे उठा लें। वही आ रहा है एरर। स्टैक ओवरफ्लो सर देखें जरा, कोई स्टैक ओवरफ्लो पे यही वाला एरर। सर नासिर आई थिंक नहीं है क्लास में। सर नासिर चले गए? मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, दैट्स मीन वो चले गए। मौजूद है, क्या कर रहे हैं ऑनलाइन में, कोट पड़ जाएंगे सर से। ये तो कोई और आ रहा है। सर ये वही एरर है ना, इनपुट्स टू ईगर एग्जीक्यूशन फंक्शन कैन नॉट बी कैर सिंबॉलिक टेंसर। हाँ इसको नीचे जरा चेक करें, नीचे जाए ना इसका सॉल्यूशन। ये तो एरर बता रहा है ना, नीचे सॉल्यूशन नीचे होगा। If running under eager mode, TensorFlow operation will check if the inputs are of type tensor and Keras ops are implemented. ये स्टेटमेंट ऐड कर दें, tf.config experimental run functions eagerly true। ये सर हाँ ये कोड में कहाँ करना है सर?
बस इधर ही ऊपर डाल दें। ऊपर कर दें, जहाँ पे फिट कराने से पहले यहीं करा दें। हाँ जी, यहाँ करा दें। हाँ यही कर दें। लेकिन पहले फिर टेंसर फ्लो को इंपोर्ट एज टीएफ करेंगे ना, तो फिर टीएफ डॉट होगा, या फिर पूरा टेंसर फ्लो लिखते हैं? टीएफ और टीएफ तो ठीक है, टेंसर फ्लो पूरा कर दें, टेंसर फ्लो डॉट कॉन्फ़िग। इंपोर्ट किया हुआ ऊपर टेंसर फ्लो अकेला? इधर फिर कर लेते हैं। इंपोर्ट टेंसर फ्लो। चल पड़े। अब ये टाइम लेगा काफी सारा, ये तो 10 इपॉक्स बहुत टाइम लेंगे, लेकिन अब सही हो जाएगा ये इंशाल्लाह। सर जी ये मेरा ख्याल है, मुझे जरा भेजें, मैं इधर से ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे पास एरर डिफरेंट था जरा। सेम कोड सेंड कर दो आपको दोबारा। ये उस पे जल्दी चलेगा ना जीपीयू पे, लेकिन जी ये तो है। लेकिन नोटबुक को आप शेयर करें चैट में। इधर भी सेम कोड है, फिर इधर चेंज कर लेते हैं। जिसका भी सॉल्व हो जाए वो अपना नोटबुक का लिंक शेयर कर देना चैट में। अच्छा, जब तक कि चल रहा है और हम जैन हम तब तक नेक्स्ट सर उसको जरा देख लें, चलें ये तो कोड समवे मतलब हो जाएगा सॉल्व, जो भाई लोग बड़े माशाल्लाह तेज हैं, तो बाकी हम उसका टेक्स्ट पढ़ लें जरा। सर क्लास में नहीं है। सर मेरे ख्याल में अब जो है ना, मैं सबसे वोकल जो है मेंबर मिसिंग है मैम हिना अमरीन। क्या एरर आ रहा है? यही एरर जो है ना वो मेरे पास है। अच्छा, वो मैम अर्शी की बात मान लें कि वो उसके चैप्टर 12 में जाके जो नई बुक है, क्योंकि मैं 8 इसका 12 के इक्विवेलेंट है, तो उस पे जाके देख लें कि मे बी उस पे जो सेकंड एडिशन में अगर ये जो मिस्टेक्स वगैरह या कोई मिस चीज होती है, मिस कोड होता है, तो कंपनसेट किया हो तो देखें जरा, हो सकता है कि उन्होंने रिवाइज एडिशन में बेहतर हो कुछ। हाँ, मिस कोड नहीं, मतलब एडवांसमेंट होती है ना, वो रिप्लेस हो जाती है, उस वजह से मे बी पॉसिबल एरर आ रहा हो।
हाँ, मिस कोड भी हो सकता है, ये भी होता है कि कई दफा कोई चीज जो है ना सर्टन एक जो लाइन मिस होती है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन करनी होनी चाहिए कोई चीजें इससे मिसों को इन चीजों को बेशुमार लोग पहले चेक करते होंगे। सर उम्मीदें इस तरह ही टूटती हैं। ओके, मल्टीमीडिया इनपुट के जो मॉडल्स थे वो किसी के ट्रेंड हुए हैं? सर क्वेश्चन है सर, हैं सर यहाँ बैठे हैं? सर इस वक्त आप ही लीड कर रहे हैं। मैं लीड नहीं कर रहा लीड तो आप कर रहे हैं माशाल्लाह। या मिसलीड कर रही हैं। मैं इस क्वेश्चन ये था शोभ भाई, या आप लीड कर रहे हैं या मिसलीड कर रही हैं? जी जी, मैंने नई बुक को स्टडी किया था कल, इसमें फंक्शनल एपीआई वाला चैप्टर, तो उसमें काफी सारी चेंज है उसके अंदर, मतलब बहुत यूं समझो कि रेडिकल चेंज है। वो चीजें कुछ चेंज नहीं है ना, चीजें चेंज, बहुत ज्यादा चेंज है। और वो ये जरा ज्यादा आसान लिखा हुआ है और ना बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज उसके अंदर ना। फंक्शनल एपीआई के साथ साथ उन्होंने ना वो सब क्लासिंग की हुई है ना, सब क्लासिंग, मशीन लर्निंग भी दी। हाँ जी 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 जी, वो मैंने सर नहीं देखा। पेपर किससे आएगा, मतलब पेपर न्यू एडिशन से आएगा कि ये ओल्ड एडिशन से? ओल्ड पेपर का कोई मसला। मैं सर से पूछना चाह रहा था कि क्या हम ये वाला पढ़ें या वो पढ़ें। मेरे ख्याल पेपर ओल्ड से आएगा तो हमें वो पढ़ना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट नॉलेज जो है ना, नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए सर वैसे मतलब जो लेटेस्ट है उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज अगर देखेंगे पेपर में तो होता है ना, कोई सर्टेन स्टेटमेंट दी हुई है तो वो हो सकता है इस बुक से उठा के दी हुई हो, वो एक अलग साइंस है। और लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लेटेस्ट, असल में उन्होंने मशीन लर्निंग का, जो कि अमूमन हम हमेशा पीछे हमें असाइनमेंट्स मिली थी तो हम कहते थे यार ये कैसे इसको प्री प्रोसेस करना है, ये चीजें। इस दफा उन्होंने उस चीजों को भी थोड़ा जोर दिया उस पर, उसने वो चीजें जो ना सेपरेट करके अलग से चैप्टर करके कुछ चीजें ऐड करके, ताकि पूरे फ्लो को समझा जा सके, उसने और इजी किया। आप सही कह रहे हैं, इजी किया है वो। इसमें कोड चेंज है। कोड चेंज है? अच्छा, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम? नहीं, ये तो टेक्स्ट के लिए होगा, कोई दूसरा भी होगा, कोई और भी होगा। ये टेक्स्ट नहीं, आप देखें इसके जनरेटिव वाले में देखें ना, इसका जनरेटिव वाला चैप्टर शायद 13 हो। हाँ ये वाला होगा ना, इसमें जनरेटिव इमेजेस, ये वाला, ये आ गया ना। ये वाला तो वही लग रहा है। नीचे, हाँ नीचे जाएं, उसके साथ करते हैं। सेम लग रहा है, इसी को कॉपी कर दे। हाँ इसको कर लें कॉपी, इधर इसको उधर रख लेते हैं। इसको स्टॉप कर लेते हैं। आदिल भाई कॉल ऐप पे जीपीयू लगा के कर लें। ठीक है, उसी पे करा। सिस्टम बैठ गया। उठाएं सर, उठाएं, इस तरह ना करें। ये कौन सा ऊंट है सहरा में जाके बैठ के? उठाएं सर। सर कोई टेस्ट पहले करके तो दे दीजिएगा, जो है ना कोई छापा दे दीजिएगा ताकि पास तो कर लें, पढ़ा छड़ा तो करें। सर हो जाएगा पास, आपको क्या टेंशन है? सर टेंशन ही मुझे है सर।
जिसने पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ा है उसी को टेंशन होती है भाई। सज्जाद भाई ने पढ़ा हुआ है, मैं तो चैप्टर 5 के स्टार्ट में ही हूँ अभी। नहीं मैंने नहीं पढ़ा। आदिल भाई नीचे वाला टर्मिनेट कर दे। मुझे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि जो पढ़ नहीं रहा है उसको टेंशन नहीं है, जो पढ़ रहा है उसको टेंशन ही है। तो वो मुझे भी पहले नहीं थी, लेकिन अब टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट पे तो होती है ना, तो इसलिए अगर किसी भाई ने कर लिया तो बस फौरन शेयर कर दे, उसके बाद देखें। टू मैनी सेशंस नहीं, इसको नहीं करें यार, इसको क्यों कर दिया है अच्छा ये अनटाइटल्ड वाला स्टडी कर लें क्या? कनेक्ट तो करें सर, कनेक्ट करें ना इसको पहले। ये शौकत भाई करवा रहे हैं ना यार, हम तो शौकत भाई को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पीरो मुर्शिद यही है। नहीं यार ऐसे ना कहें। आदिल भाई ये जीपीयू पे लगाया ये बनाना चाह रहा हूँ। जीपीयू पे सर जो मेरे पीछे चले आते, सही है। मेरे पीछे मेरी बेगम नहीं चलती यार वो तो किसी के पीछे भी नहीं चलती यानी सभी के साथ ये मसला है जी। हम आप सबके हम एक ही हैं। ये क्लास के अंदर है ना, इसको पूरे को एक आगे करें, ये पूरा जो डिफाइन से आगे है ना, इसको पूरे को सिलेक्ट करके आगे कर दें। तो लंबा कोड है और इसकी इंडेंटेशन भी करनी पड़ेगी। ये अभी नई बुक में ये ग्रेडियंट टेप आई है ना, ग्रेडियंट टेप ये बड़ी मजे की चीज है ग्रेडियंट टेप। कोड चेंज हो गया हुआ है ना, ये सारा इसने वो मतलब क्लासेस डिफाइन कर दिए हैं, क्लासेस लिए हैं।
रन हो गया। बस मेरे ख्याल में ये कम्प्लीटली रन हो जाएगा, टाइम लेगा अलबत्ता ये काफी सारा करना। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ये फिर जो भी कर ले तो वो शेयर कर ले ग्रुप में, तो अब सर भी नहीं है, क्या ख्याल है? ठीक है इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। बाकी भी चलो ट्राई करते रहें, वो सर नासिर वाले में कर ले मेरे को, बाकी एक भी जो अभाव है वो भी फायदा उठा ले। चल तो पड़ा है लेकिन टाइम लेगा, थोड़ा 15 मिनट लेगा शायद। 15 मिनट तो खैर है सर। देखें ये तो देखें ना, ये 500 तो एकदम से हो गई हैं ये, बाकी मेरे ख्याल 15 मिनट लेगा, इससे कम ही लेगा। 15 नहीं लेगा, अच्छा कम लेगा। 13.5 मिनट और जो है 45 52 सेकंड एक ईपॉक को लगे हैं ना, 52 सेकंड तो नहीं, हाफ एन आवर लेगा 52 सेकंड। ये सारा न्यू बुक का कोड है ना? जी जी। ये है ना कि कितने सेकंड्स ले रहा है, 22 सेकंड्स, तो ये 11 मिनट और जो है ना सर 33 मिली सेकंड में हो जाएगा मेरे ख्याल में। सर सेमेस्टर ब्रेक में इंशाल्लाह क्या करने का इरादा है, कुछ करते हैं? सर सेमेस्टर ब्रेक में कोई अब हम मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस, सीक्वेंस और नेचुरल लैंग्वेज ये कर चुके हैं, कॉन्वोल्यूशन कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं इस क्वार्टर में, तो हमें कोई ना कोई अपना थोड़ा सा ना, ऐसे कहते हैं ना कि टेक ऑफ करना चाहिए किसी ना प्रोजेक्ट के अंदर, बस थोड़ा कोई ना, ये तो हमने सबके बेसिक्स पढ़े हैं। हाँ, पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं और फिर कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सब मिलकर। नहीं बस इसमें तो हमारी तकरीबन वो जो जितनी बेसिक्स थी वो कवर हो चुकी है इस कोर्स में। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जितनी भी है वो हमने यूज नहीं की इसमें। दरअसल हमें इस बुक को रिव्यू करना पड़ेगा, ये नई वाली है ना, इसके अंदर जो चेंजेस है ना वो काफी लेटेस्ट, मतलब जो अब चल रहा है टेंसरफ्लो के अंदर। हाँ, लेकिन अभी तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 1-2 दिन में पेपर अनाउंस हो जाएगा। पेपर की क्यों नहीं? हाँ फिर हाँ, तो दोबारा से हम इसी बुक को स्टार्ट करते हैं ना, और जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट तो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जो न्यू एडिशंस हैं बस उनको डिस्कस करके सारा कवर जल्दी हो जाएगा। हाँ, ऐसे मतलब हमने जो ये बनाया हुआ ना टाइमिंग लाइक 9 o'clock का, इसको कंटिन्यू रखेंगे क्लास खत्म होने के बाद भी, आई मीन एग्जाम होने के बाद भी। मैं समझता हूँ कि मतलब जिस तरह भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है, और कंप्यूटर विजन है उसकी भी एक एग्जांपल है, तो हम किसी एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं और इसको डीपली कर लेते हैं, वो इस बुक को हमें छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह भी मेरे पास एक और बुक है, तो ये डीप लर्निंग फॉर एग्जाम कब है?
हाँ, ये इस बुक का भी तुम लिंक शेयर कर दो चैट के अंदर ना। एग्जाम प्रोबेबली शायद यही नेक्स्ट वीकेंड पे शायद हो जाए। ये बुक है और ये मंगल बुध को हो जाएगा यार, नेक्स्ट मंगल बुध को। हाँ, मुझे इसका लिंक दे दो। हाँ हाँ प्लीज इसका मुझे लिंक दे दो, मैं ग्रुप में पूछ भी रही थी। ये बुक ग्रुप में सेंड कर दो, यही नासिर हुसैन वाली फैकल्टी जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दो। पॉइंट था ना, वो पॉइंट ये था कि अब ये जो बुक है ये सिर्फ और यार इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मोहम्मद अल गंदी, ये क्या होगा? ये नहीं पता सर, इसको छोड़ नहीं यार, पहले जो देखेंगे इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये बुक जो है सिर्फ कंप्यूटर विजन के ऊपर है, कंप्यूटर विजन के। इस तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक बुक है, मतलब हर एक के लिए नेचुरल। कहने का मकसद ये है कि मैं बताता हूँ, एक वे ये हो सकता है बुक वही जो नए वाली है उसको थोड़ा सा ब्राउज करके ना, जब विजन वाले जो है ना 5th चैप्टर पे आए तो फिर हम इन डिटेल में इस पे जा सकते हैं। इस तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे आए फिर जो उससे रिलेटेड है उस पे जा सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनना चाहिए तो फिर आपको उसकी जो टर्म्स हैं तो वो उनसे भी आशनाई होनी चाहिए। तो उसके लिए लाजमी है कि जो बेसिक बुक है उसको कभी ना छोड़ा जाए, उसको रेफरेंस बुक के तौर पे हमेशा रखा जाए, क्योंकि उसके अंदर उसने हर चीज मेंशन की होगी। तो डिटेल के लिए हम इधर उधर, जैसे ये अल गंदी साहब जो हैं इनके पास चले जाएंगे, कभी जो भी हो रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये इसकी ये पब्लिश कब हुई है? ये देखिए जरा, पब्लिश 2021 में हुई है या 2020 में हुई है? तो उससे जरा देखें, क्योंकि ये जो हमें जो मिला है इसका नया एडिशन वो तो 2021 में हुआ है ना, ये 2020 में हुआ है। ये 2020 में हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कंप्यूटर विजन है। और उसमें सर उसने एक्चुअली जी वो एक्चुअली वो तो अपने जो कंसर्न उन चीजों को उन्होंने किया है और जो उसके ख्याल में मिसिंग थी और कैसे उससे रिफर्निश कर सकते उसने किया है, रिफर्बिश किया है। असल में यह है कि ये तो एक अलग से वो है ना, तो उसके अंदर हम इसकी जो लेटेस्ट होगा उसको देख लेंगे, वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इसको एज अ रेफरेंस ले लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें जो अपने कॉन्सेप्ट है ना जो हमने फ्रांसिस की बुक से बनाए हैं, तो उसके नए एडिशन को अगर हम पढ़ लें ना वो जल्द हो जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सर मैं जो है पढ़ना चाहूंगा सर आपके साथ, अगर ये मौका देंगे सर इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ये क्विज कर लेना, तो क्विज करवा दें, तो उसके बाद सर जो आप क्विज करा दें तो उसके बाद क्विज मैं करवा दूं। क्विज करवा दें ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये इस बार मेहरबानी होगी यार। कोई के लिए मेरी आईडी भी ले लेना। यानी कि आप करवाएंगे? करने के लिए ठीक है भाई। कोई अलग ग्रुप बना हुआ है जो आप रात को क्लास लेते हैं? ओए बहुत टॉप लेवल ग्रुप है भाई। ये आपने क्या सवाल कर दिया, बहुत लेट सवाल किया है। सुजात भाई हाथ हौला रखो यार। नहीं सर, इसमें क्या शक है, एक 6 स्टार है सर, क्या हो गया? चलो सर ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा एक पॉइंट है, मतलब समटाइम्स आई फील के शोभा भाई जी सर, कि अभी तो सिर्फ कॉपी करने में हमें ये मुश्किल आते हैं, तो वो हर दफा एक कहाँ ये चीज डिसाइड करनी कि ओके वी आर टू गो दिस वे, जैसे कोडिंग में ना ये चीज बड़ी मिसिंग है।
एक्चुअली जो है ना कि हम ये कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ उसकी कॉपी का और उसका जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज होती है, एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक कोर्स या एक सब्जेक्ट पे गुजर जाए तो उस पर आप कुछ इनपुट देने के काबिल हो जाते हैं कि ओके यार कि ये नहीं है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दैट इज मिसिंग जो है ना इन सर वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो है ये वाला सब क्लासिंग, ये एक रिसर्च लेवल की चीज है ना। तो वो सब क्लासिंग जब आती है ना तो आप एक एग्जिस्टिंग क्लास को जो है ना उसकी सब क्लास बना के उसके अंदर आप खुद जो है ना वो कर सकते हैं। कल मैं ये देख रहा था फंक्शनल एपीआई में उसने एक चीज ऐड की है, सब क्लासिंग। तो ये रिसर्च लेवल की जो चीज आ जाती है ना कि आपने कस्टमाइज जो है ना करना है अपने उसको मॉडल्स को, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए जो है आप सब क्लास यूज करते हैं। तो वो आप ये जो बुक है ना इसके अंदर ये सब क्लास इसने बताई हुई है। असल में मैं पॉइंट क्या कहने, क्यों मैंने ये देखा है, जैसे ये तो चलो बेसिक एक ये, इसके अलावा ना जो भी इसकी एनएलपी की या इस तरह जो है ना विजन वगैरह की जो भी एप्लीकेशन बनी हुई हैं तो उनके लिए अलग अलग से जो है ना उन्होंने अपने जो व्हाटएवर जो भी अपनी लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं उनको यूज करके सारा काम हो रहा है। इसका मतलब अगर उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं तो उन्होंने जाहिर है कि अपने ही प्रोग्राम डेवलप करके अपने मॉड्यूल बना के तो फिर उसकी वो जो लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं। तो ये चीज जो कि हम ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही चला है इसके साथ जो है ना दस्तों गिरेबां होते हुए, तो हम हमारे अंदर जो है ना हम सिर्फ अभी तक यही है, इसकी कोड को ही दुरुस्त करते फिर रहे हैं, इसकी नोक पलक जो है दुरुस्त कर रहे हैं। तो अभी सेल्फ इनपुट जो है कि ओके नहीं यार हम इसको इस तरह से कर लेते हैं या इसको अपने, बल्कि मुझे ये फील होता है कि द मोर वी आर गोइंग डीप मतलब इन दिस स्टडी हमें वो पिछला जो है वो अनलर्न होता जा रहा है। तो रिवीजन करें ना साथ साथ, आप पढ़ते नहीं होगे ना, आप ना प्रैक्टिस करते होगे इसलिए आप सारा भूलते जा रहे हो। आपको नहीं पता है नहीं आप ये सवाल पे चले, आप ही ये कह रहे हैं कि आपने अपना कोई इससे हटके बना लिया है जो प्रोग्राम जो कि आपने खुद से सोचा हो कि ओके एक आप कर रहे हैं, चलिए मैं सपोज कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा आप कर रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं है। पता है जो हम पता है मुझे तो रोजाना मैं पहले चैप्टर 1 पढ़ती हूँ कुछ बेसिक, फिर चैप्टर 2 की बेसिक पढ़ती हूँ। तो मैं तो अभी तैयारी ही कर रही हूँ अभी तक बेसिक की, तो हम मॉडल कहाँ से बना लेंगे अभी अगर आप 1 साल तक अगर आप तैयारी कर, मेरा यही पॉइंट है, हम जाते हैं मास्टर्स 1 साल या 2 साल का होता है, उसके बाद आपको बात तो 1 साल का होता है, तो उसके बाद आपको कहते हैं कि जनाब आप ये करें कोई ये फलां प्रोजेक्ट बना दें। तो अगर आप एक ही को रीइन्वेंट करते रहेंगे तो फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू रीइन्वेंट, वो तो उसका थॉट है। आपका अपना थॉट, जब तक आपका अपना थॉट नहीं आएगा तब तक आप चीजों को ग्रिप नहीं करना शुरू करेंगे। ये मेरा तो हम लोगों का बेसिक बैकग्राउंड नहीं रहा ना इसका। अगर हम लोगों का बेसिक बैकग्राउंड रहा होता तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता। for 1 year, almost for 1 year you are reading a book and you are saying that you don't have concept, what are you trying to imply? मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें बात सही कहते हैं, 8 चैप्टर्स हैं और if you cannot मतलब grasp one book तो what you are going to do? कंप्यूटर साइंस में तो thousands of thing हैं, ये एक सिर्फ एक छोटी टाइनी थिंग है। इसमें अगर हमने एक बुक पे इतना टाइम लगा दिया और हमने लेकिन मेरा आप पॉइंट कंसीडर नहीं करते ना ना मेरा पॉइंट क्या है, आप कंसीडर ये नहीं कर रहे कि हमारी फिजिकल क्लासें नहीं है, हम कंबाइन स्टडी नहीं कर पाते, फिजिकल क्लासेस एंड लेक्चर एंड लाइब्रेरीज से मैम 1 साल से कर रहे हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक हफ्ते में एक क्लास लेते हैं और उसको नहीं, ये जो अभी आप अभी भी कुछ ले रहे हैं ना शौकत साहब, इससे पहले भी हम ये करते रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज नहीं, तो व्हाट इज गोइंग मिसिंग इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या चीज है जो हम मिस कर रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू जो है ना रीच दैट पॉइंट। ये पॉइंट है वो तो खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब हम में एबिलिटी नहीं आई कि हम अपना खुद का कोई दिमाग में सोचें और मॉडल ट्रेंड कर लें। वो तो आप ठीक कह रहे हो क्योंकि हमें बार बार बेसिक पढ़ना पड़ रहा है जाकर ना, क्योंकि हमारे अभी आपसे मैं पूछ लूं ना, अगर आपको कोई मैं असाइनमेंट दे दूं, आप तो चले कर रहे होंगे, मैं नहीं कर रहा, तो अक्सर स्टूडेंट्स को दे दूं ना, इट्स नॉट अबाउट यू, मतलब इट्स नॉट समथिंग, ये है कि दे दूं मोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग मी, इवन कोई एक्सपर्ट भी होगा, अगर वो हम दे दें तो हमें फिर रेफर करना पड़ता है बैक, हमें इतना हैंड्स ऑन नहीं हुए उस चीज के ऊपर भी। अगर हम पांडास या उसकी नमपै की भी आ जाए तो हम उसको उसमें मोस्ट ऑफ अस विल फॉल डाउन दैट टू। तो ये चीज कह रहे हैं हमें ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, हमें प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर देना चाहिए, वी आर गेटिंग नोवेयर।
वी आर गेटिंग नोवेयर। हम लोग वापस एक किताब पढ़ने से सही है, वो इट इज अ गुड गाइडेंस, बट जब तक कि हम लोग समंदर में गिरेंगे नहीं ना, तब तक कि तैरना नहीं सीखेंगे। Yes, you're right. हाँ. ये सर कराची ये के लोगों वाले ये तो रन हो गया। छा गए हैं यार, छा गए। अभी हमने अच्छा सर, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था लास्ट टाइम। अभी मैं एक प्रोजेक्ट में मैंने काम शुरू किया था, फिर वो मैंने छोड़ दिया ना। जिस तरह अभी आप सबकी बातें चल रही थी, तो काफी हद तक आइडिया हमें हो जाता है कि अभी हमें इस स्टेप पे मिसाल के तौर पे क्या करना होता है। लाइक उसमें मैंने पांडास के ऊपर बहुत काम किया था ना, एनालिसिस करनी थी। तो मुझे बेशक सारी चीजें याद नहीं थी उस टाइम, लेकिन मुझे कंसेप्ट थोड़े से जहन में थे कि यार अब इस टाइम ये करना होगा, ये करना होगा। उस टाइम उसका कोड जो है वो मुझे याद नहीं होता था। मैं सर्च कर लेता था। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें वालेकुम अस्सलाम। जी आज जो है लास्ट क्लास है, तो इसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस कोई होंगी इस क्लास के बाद? हाँ, आज रात 9 बजे होंगी, शौकत साहब लेंगे रिवीजन क्लास होगी। जी जी, जबरदस्त। सर को मैसेज करता हूँ कि कोड रन हो गया। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ खेल दो मेरे वाले पास है। तो सर था हमारे पास है क्या, हमने साल में पाया क्या एसवाई आपके। अच्छा, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। हमने देखना है कि इस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, और सेकेंडली जहाँ तक मैं इसको समझा हूँ, अभी तक हमने ये देखना है कि ये जो हम आई जो पढ़ रहे हैं, आई हमें सूट भी करती कि नहीं करती। बिकॉज मैंने जब इसमें एडमिशन लिया तो मेरे ख्याल एक नई फील्ड है, तो मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या मैं कर सकता हूँ। अभी मैं 6 महीने बाद एटलीस्ट मुझे ये आइडिया हो गया कि इसमें मुझे और टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट्स ए गुड फील्ड। तो अभी जो बात सारी हो रही थी, डिस्कशन हमने अभी तक क्या किया कि क्या नहीं किया, इसमें तो ये कि आपका कितना इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। अब आपका चांस ये है कि आया इस सारे एक ओवरव्यू आपको हो गया इस फील्ड का, इसमें आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स जो हम लोग जॉब्स करते हैं उसमें जो एटलीस्ट जो एक्सेल में लोग काम करते हैं या जो गूगल शीट में जो लोग काम करते हैं, पांडा एक ऐसी मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके हम अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद एआई में आप देखें कि एआई में आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप हो चुका है। दिस इज माय सेइंग। ब्यूटीफुल, ये आपने अच्छी बात की है कि वाकई जो हम ज्यादातर हम एक्सेल पे होते हैं जो भी ऑफिस जॉब वाले, तो उससे मोरल वो जो है ना रिलेटेड वो पांडास है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। दूसरा ये है कि मैं असल में पॉइंट जो हम किसी और तरफ निकल गए थे ये इम्प्लाई करना चाह रहा था। उसके साथ साथ हमें डिफरेंट जो करंट लाइब्रेरीज चल रही है ना, मतलब 2-3 ऐसे जो कि एक कंप्यूटर विजन की है, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है, जो 1 से 2 से 3 जो चल रही है उनसे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी यूजिंग दैट रादर दिस वन के कैराज या ये जो चीजें ये आपके एक नॉलेज और ये चीज के लिए गुड है, ठीक है, और किसी रिसर्च वगैरह उसके लिए भी ठीक होगा। लेकिन जो है एक्चुअल वर्क जो दैट इज मतलब इफ यू वांट टू गेट एक्चुअल वर्क डन, तो फिर आपको सर्टन जो लाइब्रेरी जो कि आजकल हैं मतलब इन प्रैक्टिस उनसे भी अवेयर होना चाहिए, हमें उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वो हमारे लिए ज्यादा होगा, क्योंकि हम फर्ज करें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हमें एक असाइनमेंट आता है या एक प्रोजेक्ट आता है कि जी ये है, तो आपने ये एक बुक है इसकी समरी लिख दे, मुझे समरी चाहिए, मतलब बुक है 500 पेजेस की, तो मुझे इसकी जो है ना पूरी की जो है ना 50 लाइंस में या 100 लाइंस में इसकी समरी चाहिए। ये तो फिर हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे कि हाँ कि ये है कि जो उसके वो मेन चीजें जिस पर एम्फसाइज कर रहे हैं वो समरी वो कर दे। तो इस किस्म की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इन चीजों को ज़हन में रख के हमें उन लाइब्रेरीज को टारगेट करना होगा, तो उन लाइब्रेरीज को सर्टन लेवल तक मास्टर करना होगा कि हम उनके साथ वर्क कर सकें, तो देन विल बी बेटर जो रेडी। बाकी ये नॉलेज तो है ही है, जहां ये होगा या रिसर्च ओरिएंटेड होगी जॉब की, क्योंकि जॉब की आपकी जो जिससे आप अर्न कर रहे हो ना, वो जॉब आपको डिक्टेट करती है कि आपके स्किल्स किस तरफ जाएंगे। अगर मेरी ब्रेड एंड बटर इससे नहीं आएगी, मैं जितना भी इसे सीख लूं, तो अल्टीमेटली आई हैव टू अनलर्न इट, ठीक है। तो आपकी जो ब्रेड एंड बटर डिक्टेट करती है कि आपकी लर्निंग किस में कितनी डीप जाएगी। वैसे मैं आपको बताऊं आपकी लर्निंग किस में बेस्ट जाएगी। चैलेंज अब मेरी मेंटोरिंग कर ले मैं आपको बताऊं, आप काउंसलिंग करें,
बस आप काउंसलिंग किया करें। हाँ, दैट्स ग्रेट, आप बहुत कमाएंगे उसमें। अल्लाह अकबर। चलें, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं एक, जैसे आप रिसर्च वगैरह कह रहे हैं ना, बात ये है कि अगर अर्निंग करनी है ना, सिर्फ अगर अर्निंग करनी है तो अर्निंग के लिए आपको जो है ना रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्निंग करने के लिए आपको कहते हैं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो आपने जो कैरस ने हमारे लिए जो हाई लेवल फंक्शनल एपीआईज बना दिए हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो हमें इनको यूज़ करते हुए जो है ना ये सारा कुछ करना है, बजाय इसके कि हम एक नई रिसर्च या एक नए एल्गोरिदम या एनएलपी को दोबारा से जो ना रीइन्वेंट करना शुरू करें। इसको हम यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप चलें। और अर्निंग इतनी, मतलब डीप लर्निंग और एआई ये नहीं है कि कोई बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि जी अभी तक अर्निंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई, अभी तक हमने किया कुछ नहीं है। तो मेरे भाई इसको टाइम ही लगता है, आपको हर चीज़ को मास्टर करने में टाइम लगता है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो दो काले रह गए हैं बाल, 2 काले बाल रह गए हैं, तो वो भी जो है ना सफेद हो जाए। 2 या 3 साल अगर लगते हैं, और इसमें आप अगर ये इसको कम्प्लीटली मास्टर कर लेते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा जहाँ तक ख्याल है। राइट सर, ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मगर ये कहा जाता है कि कंप्यूटर विजन एक जो है बड़ी फील्ड है। आपने डिसाइड करना है कि एनएलपी में जाए या तो आप कंप्यूटर विजन में जाए, आप एक साथ दोनों फील्ड में नहीं जा सकते, कहते हैं। जिधर मर्जी जाए मैम, आपको कोई रोक सकता है? मुझे बताइए क्यों रोके थे। तो मैंने फाइल्स अपलोड सेंड कर दिए चैट में सर। अच्छा सही, चलो ठीक हो गया, ठीक है सर। इंशाल्लाह सर को मैसेज किए, रिप्लाई नहीं आया। पर डाउनलोड कर लें बुक, ये नोटबुक, और सेव कर लें। यार ये भी, ये व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे प्लीज। जी कर देता हूँ। थैंक यू आदिल भाई, जज़ाकल्लाह। जो है ना ये चैप्टर 8 है ना सर? सर ये कोई गैलेक्सी वाले भाईजान है, ये पीएचडी करना चाहते हैं, ये जरा गाइड कर दीजिएगा शौकत भाई। जी पीएचडी करना चाहते हैं? ये चैट में कोई गैलेक्सी वाले भाईजान है, तो आई वांट टू डू पीएचडी इन इट। पता नहीं सर वो कहाँ, बस पीएचडी करना आपने पीएचडी करनी है तो पीएचडी एक चीज में हो सकती है ना, मतलब या तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर विजन में या एनएलपी में, या इस तरह किसी एक चीज में आप करना चाहते हैं तो वो पीएचडी फिर उसमें हो सकती है। ये भाई साहब कहाँ पे होते हैं? ये भाई साहब कहाँ पे होते हैं? पता नहीं, बस वो मैसेज आया कि बस पीएचडी करनी है। ग्रुप में पीएचडी के लिए आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा ना, या फिर चाइना है ऑप्शन, या फिर यूएस है, या न्यूजीलैंड है, मतलब इन जगहों पे आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। सर स्कॉलरशिप भी दिलवा दें, इसके लिए भी गाइडेंस जो ना दें। चाइनीज तो मिल रही है, चाइनीज तो आसानी से मिल रही है। सर इधर मास्टर्स नहीं किया हुआ, पीएचडी तो बहुत दूर की बात। सर चाइना का टिकट ही खाली 8 लाख रुपए का है। क्यों इतना महंगा क्यों हुआ है? अब चाइना की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना, उन्होंने दुनिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाई हुई है। वो क्यों सर? यहाँ हमारे चाइनीज जो जाना चाहते हैं ना, मिसाल है एक बंदे ने इरादा किया कि यार मैंने आज जाना है, उसको कोई 6 महीने बाद फ्लाइट मिलती है। वो क्यों सर? चाइना ने नंबर ऑफ फ्लाइट्स को बहुत कम कर दिया है, इस वजह से कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो है कोविड की वजह से बहुत सख्त की हुई है। तो मार्च में मेरे ख्याल में फिर खोल रहे हैं, मार्च में खोल रहे हैं। हाँ, वो मेरे कोई बताएं सर, कोई स्कॉलरशिप दिलवाएं सर, कोई हमें भी कोई मास्टर्स करवा दें, और तो कुछ नहीं एमएस करवा दें। सीएससी वेबसाइट है उनकी चाइनीज की, और मेरे पास कुछ फेसबुक पे एक पेज है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से, सर्च कर उस पे भी आती रहती है इटली जर्मनी की, और वो बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई आपने मास्टर्स किया हुआ? सर नहीं, मेरी 15 ईयर ऑफ एजुकेशन बनती। उसके लिए तो सर मास्टर जरूरी है ना सर?
वो लेकिन वो 120 क्रेडिट आवर है, कोई 10 क्रेडिट आवर का डिफरेंस है सिर्फ, वो इक्विवेलेंट हो जाता है मास्टर्स। कोई 0 सेमेस्टर होते हैं ना, कोई डेफिशिएंसी सेमेस्टर, अगर वो करवा देना। अच्छा सर, उसमें एज लिमिट का भी मसला है? एज नहीं है यार, एज वाला ये भी मसला है ना, गैप भी है। चाइनीज 40 साल तक परमिट करते हैं और यूरोपियन जो है वो मेरे ख्याल में 35 साल। ओ यार फिर तो ना ही समझिए ना सर, इधर ही कर, इधर भी आप इस्लामाबाद में तो फास्ट से कर ले, से कर ले। सर पढ़ने का किसको शौक है, वो तो ये था जरा बाहर शहर चले जाते, कोई इस तरह से कोई माहौल ही चेंज हो जाता। अच्छा सर का वेट करें या क्या करें सर? जैसी को पढ़े, शौकत साहब पढ़ाए जी सर, आप पढ़ाए बस, फिर इसी को मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं। किसको पढ़ाऊं सर? मुझे ना थोड़ा सा शोर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप पढ़ा दे बस, फिर सर तो अभी आ नहीं रहे। मैं पढ़ा दूं? ना आप पढ़ते जाए सर, पढ़ा दे मतलब सर 9 बजे भी तो आप ही से पढ़ना ना, 9 बजे भी तो भी। जब तक सर नहीं आते। सर मेरे ख्याल में टाइम हो गया ना। हाँ चलो ठीक है, फिर अभी बंद कर लेते हैं, 9 बजे फिर स्टार्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। रात को 9 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त चैप्टर 7 फंक्शनल एपीआई चल रहा है। सर हाँ, हमने तो 5वां भी नहीं पढ़ा, वो आपके साथ ही पढ़ा था, तो वो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। जो पढ़ाएंगे सर पढ़ लेंगे आप। क्लोज कर दे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ग्रुप पे शेयर कर देगा मीटिंग की डिटेल्स प्लीज। ठीक है, ओके। शौकत साहब के ग्रुप की कह रहे हैं कि डिटेल शेयर कर दीजिए। वो व्हाट्सएप लिंक कह रहे हैं? हाँ सर, नहीं वो मीटिंग का सर, वो जो अच्छा मीटिंग का, वो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो वहाँ पे मीटिंग शेयर हो जाती है ना। चलें सर, मैंने डाल दिया, आप ज्वाइन कर लें। चलो थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।